today's session, we are going to talk about the concept of advanced tax and the sections corresponding to the same dealing with the concept of advanced tax and its modalities. They are covered under section 208 to until section 219. So सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एडवांस टैक्स है ये होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है ये। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो नोन एज पे एज यू अर्न, मतलब जैसे जैसे आप अर्न करते जा रहे हो अपनी इनकम, साथ के साथ ही आप उस पर टैक्स पे करते जाओ, रादर देन वेटिंग फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर और आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द ईयर बाय विच योर असेसमेंट ऑफ योर इनकम शैल बी डन। सो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जनरली क्या होता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर मान रहे हैं 2020 2021, सो इस प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर जैसे हम इसे कह सकते हैं, सो उसकी जो इनकम है उसको टैक्स की असेसमेंट कब होगी, उसकी इनकम असेसेबल कब होगी, when that income shall be subjected to tax. That income shall be subjected to tax only in the assessment year 2021-2022, means the year following the previous year. So 2021 की अगर इनकम की बात करें, प्रीवियस ईयर ले रहे हैं तो उसकी असेसमेंट अगले साल होगी, that is 21 and 22 सेशन में। This is the general connotation or general concept of assessment that we read about. But this scheme, that is the advanced tax scheme or the pay as you earn scheme, says कि अगर इस स्कीम के हिसाब से अगर जो असेसमेंट ईयर में उसकी असेसमेंट नहीं करनी, अगर प्रीवियस ईयर की इनकम है 2020-2021 की, तो उसका जो असेसमेंट हो रहा है, उसका जो टैक्स पे करना है वो एडवांस में ही पे करना है, इसी साल में पे करना है। एक्चुअल ओवरऑल इनकम की असेसमेंट जो है वो असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल की जा सकती है। जो रिटर्न फाइल होगी वो असेसमेंट ईयर में ही होगी, नेक्स्ट ईयर में ही होगी, बट जो टैक्स लायबिलिटी पे करनी है वो इसी साल, सेम साल जो प्रीवियस ईयर है या जो फाइनेंशियल ईयर है जब इनकम अर्न हो रही है उसी साल पे आउट कर दी जाए। सो इस चीज को बोलते हैं एडवांस tax, means payment of tax during the same corresponding previous year in which the income is being earned. However, the filing of the return for the same could take place in the next subsequent year, which is also known as the assessment year. So basically we make an estimate of the total income, because अभी साल चल रहा है तो हमें नहीं पता हमारी टोटल इनकम कितनी होगी। सो इसमें अगर कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी, मॉडिफिकेशंस होंगी, वो सब चीज़ें रिटर्न कब फाइल होनी है, रिटर्न फाइल होनी है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, तब उसकी एडजस्टमेंट्स की जा सकती है। बट जो टैक्स पे करना है वो कॉन्जिक्यूटिवली इसी साल में ही करना है। ये गवर्नमेंट को एक कंसिस्टेंट कैश फ्लोज ऑब्टेन करने में, रेगुलर कैश फ्लोज ऑब्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हेल्प करता है ये स्कीम, जिसको बोलते हैं एडवांस टैक्स मैकेनिज्म और पे एज यू अर्न। अब बेसिकली होता क्या है कि असेसी को जब वो एक एस्टिमेटेड अपनी इनकम बना रहा है और उस पर एडवांस टैक्स पहले ही पे कर रहा है, उसी सेम साल जब वो इनकम अर्न कर रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं एग्जैक्ट हमारी इनकम कितनी है। हो सकता है कि आने वाले महीनों में कोई अरियर्स बढ़ के मिल जाएं या सैलरी बढ़ जाए किसी नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, जैसे हम सैलरी सेक्शन में बढ़ते हैं कि सैलरी बढ़ गई, डीए बढ़ गया, कोई और चीज़ बढ़ गई, या अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए आने वाले महीनों में। सो असेसी इज़ बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी concrete estimate or statement of income to the income tax authorities if he is under this advanced tax scheme during that previous specific year। जब वो पे कर रहा है तब उसको कोई एस्टिमेट या स्टेटमेंट सबमिट नहीं करनी है। हाँ, जब असेसमेंट होगी नेक्स्ट ईयर में उसकी, तब दैट डॉक्यूमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड इफ ही और शी इज क्लेमिंग द एक्चुअल और रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ इनकम टू बी लेस देन द वन दैट ही प्रिडिक्टेड ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ एडवांस टैक्स स्कीम। सो लाइबिलिटी कब बनती है एडवांस टैक्स पे करने की? बेसिकली अगर हम बात करें सेक्शन 208 डील करता है, और ये सेक्शन क्या बात कहता है? ये कहता है कि एवरी पर्सन मीन्स नॉट ओनली इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स कंपनी, इट इंक्लूड्स HUF, इट इंक्लूड पार्टनरशिप फॉर्म, AJP एंड सो ऑन। सो एवरी पर्सन हुज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर ईयर इज ₹10,000 or more than that, they shall pay advance tax। सो उनको जो टैक्स है एडवांस फॉर्म में देना है, जिसको हम बोलेंगे एडवांस टैक्स। सो अगर किसी की भी टैक्स लाइबिलिटी जो है, जो टैक्स पेमेंट है, जो टैक्स अमाउंट पे करना है, टैक्स लाइबिलिटी है, अगर वो 10,000 या उससे ज़्यादा का टैक्स है, बनता है उसको जो पे करना है, एस्टिमेटेड उसकी जो लाइबिलिटी है, सो उस केस में उसको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी
है। देन एक एक्सेप्शन भी अलाउड है। अगर हम बात करें तो जो एक रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है, एक रेजिडेंट पर्सन जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशंस की थी, और सीनियर सिटीज़न हो, मतलब 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की उम्र का हो, अगर उसकी कोई इनकम नहीं है बिजनेस और प्रोफेशन से, सो उस केस में दैट पर्सन इज नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। सो एनी सीनियर सिटीजन पर्सन हु मे बी हैविंग एन इनकम फ्रॉम पेंशन, सैलरी, कैपिटल गेन्स और एनी हाउ अदर सोर्सेज, and he is more than 60 years of age and he would be fulfilling certain conditions that we would be talking in the coming slides. So उस केस में अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रहा तो उसके लिए एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं है, चाहे लायबिलिटी इतनी हो चाहे उससे ज़्यादा हो जाए। देन अगर हम बात करें, एक इलस्ट्रेटिव केस लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर कुमार हैं, वो एक प्रोविजन स्टोर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं, किराना स्टोर चला रहे हैं, और उसकी जो टर्नओवर है उसकी पूरे साल के दौरान वो है 1,84,00,000 रुपए, 1,84,00,000 रुपीज़। सो वो जो है वो 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसके अंदर अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब 8% ऑफ टोटल टर्नओवर वो अपनी इनकम डिक्लेयर कर दें। उनके पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है। विल दैट पर्सन, दैट इज मिस्टर कुमार, शैल बी लायबल टू पे एडवांस टैक्स? सो आइए देखते हैं क्या प्रोविजन कहती हैं। सो अगर कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रहा है, सो उस केस में भी एडवांस टैक्स जो है वो पे करना, उसकी लायबिलिटी एप्लीकेबल होगी। सो अगर चाहे वो करियाना स्टोर चला रहे हैं जो कि 44AD के अंदर सब प्रोविजंस के अंदर कवर होता है, प्रोविजनल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर वैसा बिजनेस है तो भी, सो चाहे उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ली है 8% ऑफ टोटल टर्नओवर डिक्लेयर करने की अपनी इनकम, उस केस में भी अगर टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बनती है 8% पे जब वो कैलकुलेट किया, तो उस केस में भी वो उसको एडवांस टैक्स के हिसाब से एडवांस में उसी साल में उसको जो टैक्स लायबिलिटी है, वो टैक्स अमाउंट है, वो पे करना पड़ेगा इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। देन अगर हम बात करें बेसिकली ड्यू डेट्स कौन सी हैं, अब हमने बात कर लिया सेम साल जब इनकम जनरेट हो रही है उसी साल या उसका एस्टिमेट बना रहे हैं उसी साल में उस पर जो है वो एडवांस टैक्स पे करना है। तो क्या सारे का सारा एडवांस टैक्स एक ही टाइम पे करना है? नहीं, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, प्रीडोमिनेंटली 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में हमें जो एडवांस टैक्स जो है हमारी लायबिलिटी बनती है उसी साल में, सेम साल में हमें पे करनी है। उनकी ड्यू डेट्स कौन सी हैं? अगर हम बात करें तो 4 डिफरेंट डेट्स हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। सो इन 4 डेट्स तक एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड। सो फॉर ऑल असेसीज जो कि अगर हम बात करें 44AD या 44ADA के अंदर नहीं कवर होते, उनको ऑप्ट नहीं करते प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को, सो उनके अलावा जो भी असेसीज हैं, सारे नॉर्मल असेसीज एंड अदरवाइज, उन सब के लिए क्राइटेरिया क्या है कि 15% मिनिमम जो है टोटल जो टैक्स बनता है, जितना 10,000 से ज़्यादा अगर 1,00,000 रुपया है तो 15% जो है टोटल अमाउंट है वो 15 जून तक डिपॉजिट करवा देना है उसी साल में, 45% टोटल उसका 15 सितंबर तक, 75% टोटल टैक्स का 15 दिसंबर तक, और 100% ऑफ टोटल एडवांस पेमेंट शैल बी बाय 15 मार्च ऑफ दैट ईयर, रेलिवेंट ईयर। हाउएवर अगर 31 मार्च से तक 31 मार्च को या 30 मार्च को भी कोई अमाउंट पे किया जाता है तो वो भी एडवांस टैक्स ही कंसीडर किया जाएगा अगर सेम साल में पे हो रहा है। जो असेसीज जो हैं वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं, 44AD या ADA जो हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर पढ़ी थी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स, सो उनके केस में क्या प्रोविजन है, 15 मार्च तक उनको 100% देना है। ठीक है, उनसे पहले ये जो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स थी हमारे पास कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, वो उन बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनको 15 मार्च तक जो जितना भी एस्टिमेटेड लायबिलिटी थी एडवांस टैक्स, वो सारे का सारा जमा करवाना है। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स जो है कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर एग्जांपल एक और इलस्ट्रेटिव केस से इन चीज़ को समझते हैं कि डिफरेंट डेट्स क्या हैं और कैसे ये अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर कुमार ही हैं और वो एक डॉक्टर हैं।
सो ऑल्दो ही इज़ इन अ प्रोफेशन विच इज़ स्पेसिफाइड अंडर 44AA, 44AA सेक्शन के अंदर जो हमने स्पेसिफाइड प्रोफेशंस की बात की थी वो डॉक्टर प्रोफेशन उसके अंदर कवर्ड है। सो वो जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, ठीक है, 44ADA के अंदर वो नॉर्मली चल रहे हैं, वो कहते हैं मैं वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं लूँगा। सो उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर है वो 1 लाख रुपए बनती है, ठीक है। बाय व्हाट स्पेसिफिक डेट्स दे शैल पे एडवांस टैक्स एंड बाय हाउ मच। सो जब उन्होंने इसको ऑप्ट नहीं किया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को, मतलब ये प्रोविज़न लागू नहीं होंगी, ये वाली प्रोविजंस लागू होंगी उनके केस में, चाहे कि प्रोफेशन वो है जो इसके अंदर ही फॉल कर रहा है, बट वो स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे, वो नॉर्मल असेसमेंट चाहते हैं। सो उनके केस में प्रोविजंस ये वाली लागू होंगी। इस केस में क्या क्या डेट्स बनेंगी और उन डेट्स तक उसको कितना अमाउंट जो है वो सबमिट करना है एज ए एडवांस टैक्स। सो सबसे पहले अगर बात करें तो चाहे वो डॉक्टर है, वो प्रोफेशन 44AA के अंदर आता है, बट उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं की जैसे हमने बात करी। सो उसके लिए जो ऊपर वाली प्रोविजंस हैं, जो 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं, 15%, 45%, 75% एंड 100% ऑफ टोटल टैक्स अमाउंट, वो 4 इंस्टॉलमेंट्स लागू होंगी। अगर उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की होती तो उनको सिर्फ 15 मार्च तक ही टोटल एडवांस टैक्स पे करना था, पहले की इंस्टॉलमेंट्स कवर अप देने की ज़रूरत नहीं थी। सो कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा, ये जो टोटल है, कितनी टोटल लाइबिलिटी है उनकी टोटल लाइबिलिटी जो है अगर हम बात करें 1 लाख रुपीज़ एडवांस टैक्स है, मतलब टोटल टैक्स लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए का उनको टैक्स देना है। अब इसको वो एडवांस टैक्स कैसे स्प्लिट करेंगे, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कब होनी है, 15 जून को। सो जब सबसे पहली 15 जून को इंस्टॉलमेंट होनी है और कितना देना है, मिनिमम 15%, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, मिनिमम 15% कवर करना है। सो 15% अगर हम कैलकुलेट करें, 1 लाख रुपया टोटल देना है टैक्स, सो उसका 15% कैलकुलेट करें तो दैट टर्न्स आउट टू बी 15,000 रुपीज़। सो 15 जून तक उनको 15,000 रुपया टैक्स डिपॉजिट करवाना है गवर्नमेंट को। उसके बाद उनके पास सेकंड लाइबिलिटी कब बनेगी, 15 सितंबर तक। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो है 15 सितंबर तक। सो 15 सितंबर तक उनको कितना परसेंटेज डिपॉजिट कराना है, जैसे कि मेंशन्ड है टेबल में 45%। सो अब अगर 45% हम बात करें तो 45% हम किसका निकालेंगे, ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी का। ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, दिस 1 लाख रुपीज़। सो 1 लाख का ही 45% कितना बनता है, 45,000, बट टोटल 45,000 होना चाहिए, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी 1 लाख है, उसका 45% 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए, जबकि 45,000 जो बनता है, और अगर हम बात करें उसमें से 15,000 तो वो पहले ही 15 जून को जमा करवा चुका है। सो डिफरेंस उसको कितना जमा करवाना है 15 सितंबर तक, अब 30,000 रुपये। सो टोटल 45% लेना है टोटल टैक्स लाइबिलिटी का। वो 1 लाख का 45,000 था, 45 में से पहली इंस्टॉलमेंट में 15,000 दे चुके हैं, उसको भी कंसीडर करेंगे। सो बाकी का रिमेनिंग 30,000 ही 15 सितंबर तक देना पड़ेगा। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गई जी दिसंबर की, 15 दिसंबर को। तब कितना अमाउंट देना है, टोटल 75% डिपॉजिट करवाना है टोटल लाइबिलिटी का, टैक्स अमाउंट का। टोटल लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए, उसका 75% कितना बनता है, 75,000 रुपीज़। सो 75,000 रुपीज़ हमें टोटल जमा करवाना है, ठीक है। उसमें से हम 15 सितंबर तक कितना जमा करवा चुके हैं, 45,000 रुपये ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं। सो रिमेनिंग कितना है, फिर 75 माइनस 45, 30,000 ही 15 दिसंबर तक हमें जमा करवाना है। क्यों, क्योंकि हमारा 30,000 जब जमा करवाएंगे, टोटल जो जमा करवाया है वो 75,000 ही बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई फाइनल फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को। तब हमें पूरे का पूरा जितना लाइबिलिटी थी सारी जमा करवानी है। 1 लाख थी, 75,000 हम जमा करवा चुके हैं दिसंबर तक। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 25,000 वो हम 15 जो मार्च है 2022 जो कि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर 2021-2022 इस एग्जाम्पल में जो हमने कंसिडर किया, तब तक जमा करवा देंगे। सो दिस इज़ हाउ 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट शैल टेक इफेक्ट इन दिस इलस्ट्रेटिव केस। सो 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी शैल बी पेड। देन अगर हम बात करें मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, अब पे करना है, कैसे पे करना है, ये तो हमने 1 लाख की एग्जांपल ली। हो सकता है किसी का 10 लाख बनता हो, तो क्या वो उसका जितना अमाउंट बनता है 2.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, क्या वो कैसे पे करना है, क्या वो चेक इशू करना है, क्या वो कैश देना है, क्या करना है।
सो डिफरेंट एंटिटीज़, जो पर्सन के अंदर हमने डिफरेंट सेगमेंट्स कंसिडर किए ना, डिफरेंट सेगमेंट्स की कंपनी होगी, इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ होगा, सो उन डिफरेंट एंटिटीज़ के केस में डिफरेंट प्रोविजंस होंगी मोड ऑफ पेमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल रूल 125 इनकम टैक्स रूल्स का बोलता है कि अगर कंपनी है, जो टैक्स पेयर है वो कंपनी टैक्स पेयर है, जो कंपनी पे कर रही है, तो उसको मैंडेटरीली स्पेसिफिकली कंपल्सरीली उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करनी है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ द ऑथराइज्ड बैंक्स। सो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही पे आउट करना है जो एडवांस टैक्स है। कोई और असेसीज हैं अदर देन अ कंपनी जिनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, जो हमने अकाउंट ऑडिटिंग की, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सो ऑन, जो हमने बात की थी टैक्स ऑडिट की सारी प्रोविजंस की बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, सो उनके केस में भी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ही, पेमेंट फैसिलिटी ही यूज़ करनी है यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। हाउएवर अगर बाकी कैटेगरीज ऑफ असेसीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हो गए, एचयूएफ हो गया, कोई और हो गया, सो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी पे कर सकते हैं या वो फिजिकल मोड से भी, मतलब चालान भर के, चालान जो फॉर्म होता है उस वो भर के बैंक में कैश भी जमा करवाया जा सकता है ऑथराइज्ड अप्रूव्ड बैंक्स में एज अ डिपॉजिट ऑफ द टैक्स अमाउंट। देन अगर हम बात करें आफ्टर मेकिंग ऑफ देयर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट, जैसे कि हमने बात की, बाद में पता लगे कुछ रिवाइज करना पड़े कि नहीं मेरी एडवांस टैक्स ज़्यादा बनती है या कम बनती है, सो अगर कोई चेंज आता है टैक्स लाइबिलिटी में, सो टैक्स पेयर के पास एक राइट है कि वो आफ्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट एनी ऑफ दीज ही और शी और द टैक्स पेयर कंसर्न कैन रिवाइज द क्वांटम ऑफ एडवांस टैक्स इन द रिमेनिंग फाइनल इंस्टॉलमेंट और इफ ही इज able to plug it out in second installment in the remaining two installments, और जो टैक्स है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से जो है वो पे आउट कर दे। और उसका प्रूफ कब सब चीज़ें स्टेटमेंट्स रखनी है, अभी कुछ नहीं देना जब वो टैक्स डिपॉजिट करवा रहा है करंट ईयर में, बट कोई स्टेटमेंट, कोई एस्टिमेट नहीं डिपॉजिट करवाना, बट जब असेसमेंट होगी तब वो रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखें। और जो टैक्स उसने कंप्यूट किया है, अगर कोई टीडीएस उसने पे कर दिया, कोई टीसीएस पे किया गया है किसी चीज़ों पे, तो उसको भी डिडक्ट कर लेना है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ टैक्स बीइंग डिपॉजिटेड। सो बैलेंस जो टैक्स पेबल अमाउंट है वो ही एडवांस टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए होना चाहिए। अगर कोई रिलीफ उसको अलाउड थी अंडर सेक्शन 90 और 90A और एनी डिडक्शन अंडर 91 या कोई क्रेडिट है 115 JAA और JD के अंदर, तो वो भी अलाउ किया जाएगा वाइल कंप्यूटिंग द एस्टिमेट्स ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन परसेंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। सो असेसिंग ऑफिसर ने एक एस्टिमेट बनाया और उसने एक ऑर्डर इशू किया, आपको इंस्ट्रक्शन इशू की, नोटिस इशू किया कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्स लाइबिलिटी। सो पहले जो पार्ट अभी तक किया था वो तो टैक्स पेयर के बिहाफ पे था, उसने वॉलंटरी, उसको पता है उसकी लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बनती है और वो पे कर रहा है। बट अगर किसी केस में किसी की 10,000 से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी बनती हो बट वो एडवांस टैक्स नहीं पे कर रहा, तो असेसिंग ऑफिसर जो AO है उसके पास पावर है, वो नोटिस इशू करके उसको ऑर्डर इशू कर सकता है कि एडवांस टैक्स पे किया जाए। सो अगर टैक्स पेयर नहीं पे करता, ही और शी फेल्स टू पे एडवांस टैक्स, या कम एडवांस टैक्स पे करता है जितना पे कर आउट करना चाहिए था, या उसकी ऑलरेडी रेगुलर असेसमेंट हो चुकी है, सो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास ऑर्डर पास करने की अंडर सेक्शन 210 दैट इज़ 210 सब क्लॉज 3 उसके पास पावर है कि वो उसको मैंडेट कर सकता है कि उसको एडवांस टैक्स पे किया जाए अपनी करंट ईयर की इनकम पे। वो जो ऑर्डर है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भी पास आउट किया जा सकता है, बट होपफुली बिफोर द लास्ट डे ऑफ February ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट इन द लास्ट स्पेसिफिक मंथ ऑफ मार्च। देन अगर हम बात करें तो जब वो नोटिस मिला असेसिंग ऑफिसर से टैक्स पेयर को, सो अगर टैक्स पेयर को लगता है कि उसका जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट कम है और असेसिंग ऑफिसर ने उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ाकर बनाई हुई है, सो उस केस में टैक्स पेयर जो है वो सबमिट कर सकता है अपना एस्टीमेट जो उसने एक स्पेसिफिक करेक्ट एस्टीमेट बनाया है अपनी इनकम का या एडवांस टैक्स जो उसने पे किया था। अगर उसने एडवांस टैक्स जो पे किया है असेसिंग ऑफिसर को लगता है वो कम पे किया, तो सो उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे आउट कर सकता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब उसको करना क्या है, अब उसने तो अपना एस्टीमेट बना दिया कि टैक्स पेयर ने कि मेरी तो इतनी एस्टीमेट बनती है, आपने मेरी ज़्यादा बनाई है जी। उस केस में उसको फॉर्म नंबर 28A के अंदर असेसिंग ऑफिसर को ये इंटीमेट करना पड़ेगा कि मेरी एस्टीमेट इनकम इतनी बनती है या मेरा एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनती है, आपने इसको गलत, आपने इसको ज़्यादा बढ़ाकर बनाया हुआ है।
अब जब अगर सिमिलरली इसका कॉरस्पॉन्डिंग उल्टा केस भी हो सकता है कि अगर एडवांस टैक्स जो करंट इनकम पे टैक्स पेयर ने पे किया है वो ज़्यादा है और जो असेसिंग ऑफिसर ने एस्टिमेट बनाया वो कम था। असेसिंग ऑफिसर को लगता था इसकी टैक्स इतना एडवांस टैक्स पे आउट करना 1 लाख ही बनता है, बट जो टैक्स पेयर है उसने 1.5 लाख पे आउट कर दिया या उसका एस्टिमेट इतना बनता है। सो उस केस में टैक्स पेयर जो है वो ही और शी शैल पे सच एडवांस अमाउंट और हायर अमाउंट विच ही हैज़ मेड अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन। सो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेशन देना की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दोनों तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट को ही बेनिफिट देने की बात नहीं करी गई। यहाँ पर अगर टैक्स पेयर को जो है वो एक प्रेफरेंस है, प्रिविलेज है कि अगर उसको लगता है कि ईमानदारी से कि उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है तो वो असेसिंग ऑफिसर के एस्टिमेट से भी ज़्यादा पे आउट कर सकता है और कोई इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट अगर उसे लगता है कि वो एक वीक साइड पे है, अगर उसकी लाइबिलिटी कम बनती है और असेसिंग ऑफिसर ने गलती से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसकी इनकम या एडवांस टैक्स जो उसको पे करना है वो बना दिया है, तो उस केस में फॉर्म नंबर 28A के अंदर वो असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट कर सकता है और अपना जो उसका करेक्ट एस्टिमेट है वही पे आउट कर सकता है। लेटर ऑन जब असेसमेंट होगी तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सपोर्टिंगली एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही और शी कैन सब्सटेंशिएट देयर क्लेम्स। देन फाइनली असेसिंग ऑफिसर अगर इस केस में लगे कि उसको ऊपर वाले केस में लगे कि हाँ ये इंटीमेशन इसने आया, इसने भेजा, मेरी असेसमेंट गलत हो गई है, सो वो असेसिंग ऑफिसर के पावर है कि वो अपना ऑर्डर जो है वो उसको रिवाइज भी कर सकता है जो उसने टैक्स पेयर को इशू किया है अंडर सेक्शन 210 सब क्लॉज 4। देन अगर हम बात करें एग्जम्पशन की, कुछ कैटेगरीज हैं जैसे हमने शुरुआत में बात की कि रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न जो है उसको एडवांस टैक्स पे आउट करने से एग्जम्पशन है कि अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है तो उसको एडवांस टैक्स पे आउट नहीं करना। उसके लिए सेक्शन 208 कहता है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी चाहे 10,000 से ज़्यादा हो, 10,000 की जो लिमिट है कि अगर 10,000 से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी है तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। सो चाहे किसी की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है उस केस में भी अगर 208 चाहे ये कहता है, बट 207 जो है वो कहता है कि अगर चाहे ये चीज़ होल्ड करती है, बट अगर वो जो जिसकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, जिसको बात कर रहे हैं जो पर्सन है, अगर वो एक रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है, मतलब एक इंडिविजुअल है जो 60 साल से ऊपर की एज का है और उसकी बिजनेस और प्रोफेशन हेड से कोई इनकम नहीं है उसके पास, सो उस केस में वो लाइबल नहीं है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, उसको एग्जम्पशन अलाउड है। बट अगर हम बात करें जो फॉलोइंग कंडीशंस अगर ये कोई पर्सन फुलफिल करता है तो उसको चाहे उसकी ओवरऑल लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा टैक्स अमाउंट बनता है टैक्स लाइबिलिटी, स्टिल उसे एडवांस टैक्स फाइल करने की ज़रूरत, पे आउट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? अगर वो इंडिविजुअल है, सेकेंड अगर वो 60 ईयर या उससे ज़्यादा है, और थर्ड अगर वो रेजिडेंट है, देन अगर हम फाइनली बात करें वो उसकी इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन से हेड के अंदर इनकम नहीं है। सो अगर कोई पर्सन ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, वो एक इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट है इंडिया में, 60 ईयर से ऊपर की एज का है और उसके पास कोई ऐसी इनकम नहीं है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर, तो उस केस में उसको चाहे उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा बनती हो, उसको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी नहीं है। देन इसको ही एक इलस्ट्रेटिव केस के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें, कोई मिस्टर एक्स हैं, उनकी रेजिडेंट है इंडिया में और उनकी एज है 65 ईयर्स और वो एक रिटायर्ड पर्सन है किसी जॉब से, और उनको क्या मिल रहा है, एक रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं वो 40,000 की हर महीने के से, हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर उनकी इनकम है, रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं 40,000 रुपये हर महीना, और अपार्ट फ्रॉम रेंटल इनकम उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सो क्या उसको एडवांस टैक्स पे करना लाइबल है? सो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ वो रेजिडेंट है, सेकंड चीज़ वो 60 ईयर्स से अबव है, 65 ईयर्स की उसकी एज है, जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में मेंशन है स्पेसिफिकली, एक वो रेजिडेंट है और एक 65 ईयर्स के ऊपर की एज है। सो और उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिविजुअल हैं, मिस्टर एक्स हैं, और तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी। फोर्थ कंडीशन क्या थी कि उनको बिजनेस और प्रोफेशन हेड्स में से इनकम नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ मैंशनड ही डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। सो उस केस में ये सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं और उनको एडवांस टैक्स पे करना लाइबल नहीं है। देन अगर हम एक और इलस्ट्रेटिव केस लें, कोई मिस्टर मोहन है, रेजिडेंट है, 61 ईयर्स की एज के हैं, रिटायर्ड पर्सन है, 40,000 की रेंटल इनकम अगेन हाउस प्रॉपर्टी से है, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू कर लिया, ठीक है, एक
करियाना स्टोर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, क्या उनको एडवांस टैक्स पे करना लाइबल हैं? सो अगर हम बात करें उनकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि 40,000 पर मंथ रेंटल आ रहा है, ठीक है। सो दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो 60 ईयर से अबव एज है, बट वो अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, सो उनके पास बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर इनकम है, सो उस केस में जो है वो उसको फोर्थ एग्जम्पशन, जो फोर्थ कंडीशन थी, वो ये फुलफिल नहीं करता। सो मिस्टर मोहन जो हैं, जो चार हमारे पास कंडीशन है, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, 60 ईयर से अबव, और बिजनेस और प्रोफेशन के हेड के अंदर इनकम नहीं होनी चाहिए। सो पहली तीन कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहे हैं, बट फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सो इस केस में इनको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी होगा, लाइबल होगा। सो इस केस में उनको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है। देन अगर हम बात करें इलस्ट्रेटिव केस, कोई मिस्टर राजा हैं, नॉन रेजिडेंट हैं और 63 ईयर्स की एज है, रिटायर्ड पर्सन है, रेंटल इनकम 40,000 पर मंथ है from any property or located in Delhi, and they are residing in Canada. Apart from this rental income, they does not have any other source of income. Is he or she liable, is Mr. Raja liable to pay advance tax in India? सो अभी हमने बात करी, बेसिकली चार कंडीशंस हैं, वही देखनी है, चाहे उनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बन रही है। सो चार कंडीशंस कौन सी हैं? क्या वो इंडिविजुअल हैं? मिस्टर राजा बिल्कुल इंडिविजुअल हैं। क्या वो रेजिडेंट है? वो मैंशनड है वो नॉन रेजिडेंट है, सो ये वाली कंडीशन वो फुलफिल नहीं करते। क्या वो 60 ईयर से ऊपर हैं? वो 60 ईयर से ऊपर हैं, बिल्कुल हैं। एंड फाइनली, क्या उनके पास कोई प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई और इनकम है? उनके पास ये भी कोई इनकम नहीं है। सो चार कंडीशंस में से वो तीन कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, बट जो रेजिडेंसी वाली कंडीशन है, ये जो रेजिडेंट की कंडीशन है कि रेजिडेंट होना चाहिए, ये वो फुलफिल नहीं कर रहे। सो इसलिए उस केस में भी उनको जो है वो एग्जम्पशन अलाउड नहीं की जाएगी, उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइनली, कोई एक कंपनी है, एंटरप्राइजेज है, अंडरटेकिंग है, एसपी एंटरप्राइजेज, पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास प्रॉपर्टी है दिल्ली में, और प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दी गई है, 40,000 रुपये रेंट मिल रहा है हर मंथ, और रेंटल इनकम के अलावा फर्म के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। विल दैट फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और से इफ़ इट हैज़ बीन अ कंपनी, बी लाइबल टू पे एडवांस टैक्स? सो एग्जम्पशन की अगर हम बात करें तो वो एक इंडिविजुअल को ही लागू है जो 60 साल से ऊपर हो और रेजिडेंट हो और प्रोफेशन और गेम्स ऑफ बिजनेस ना हो। सो अगर हम बात करें तो ये बाकी कंडीशंस में भी फुलफिल हो जाती हों, बट वो इंडिविजुअल नहीं है। एसपी एंटरप्राइजेज एक इंडिविजुअल नहीं है, वो क्या है? वो एक पार्टनरशिप फर्म है। सो पार्टनरशिप फर्म को जो है ये एग्जम्पशन अलाउड नहीं है। सो पार्टनरशिप फर्म को भी जो है वो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। दे शैल बी लाइबल टू पे एडवांस tax in this specific scenario. So this was about the basics of provisions of advance tax.